अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप मीज़ान बैंक के ज़रिए अपना घर फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक करेक्शन करता चलूं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आप मीज़ान बैंक के ज़रिए या इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए कार फाइनेंस करवा सकते हैं। उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मीज़ान जब इस्लामिक बैंकिंग में जो बैंक भी आपको कार फाइनेंस करता है वो कार जो गाड़ी है या कार है वो आपके नाम नहीं करता, क्योंकि उस वीडियो के बाद अक्सर मुझसे पूछा गया था कि क्या गाड़ी जो है वो जो बंदा गाड़ी निकलवा रहा है उसके नाम पे होती है या नहीं, गाड़ी जो है वो बैंक के नाम पे होती है, क्योंकि इसीलिए तो वो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि गाड़ी बैंक के नाम होती है, आप उसको यूज कर रहे होते हैं और मंथली आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का या 7 साल का या जितने अरसे का भी है आपका, जब वो खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो बैंक आपके नाम पे ट्रांसफर कर लेता है। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो आपके जहन में काफी ज्यादा सवाल है वो ऐसे ही पेंडिंग रह जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी सवालात हैं उन तमाम के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें सीखते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मीज़ान बैंक से अपने घर के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि मीज़ान बैंक या इसको मैं बोलूं कि इस्लामिक बैंक बोलना ज्यादा सही होगा कि इस्लामिक बैंक जो है वो कभी भी आपको जो है वो लोन नहीं देते। लोन से मुराद ये है कि आपके अकाउंट में वो कभी भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता, मतलब कि आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर नहीं करता। ये बेसिकली जो कमर्शियल बैंक हैं जब आप उनके पास लोन लेने जाते हैं या जो नॉन इस्लामिक बैंक हैं जिनके पास आप लोन लेने जाते हैं वो आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या आपका जो भी मकान है या जमीन है उसके इवज आपके अकाउंट में इतने जितना भी लोन आपका बनता है वो ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मीज़ान बैंक या इस्लामिक बैंक जो है वो आपको इस तरह नहीं करता। जब भी आप मीज़ान बैंक के या इस्लामिक बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, घर फाइनेंस के लिए जाते हैं, तो वो आपके साथ एक जॉइंट वेंचर करता है। बेसिकली वो दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बैंक भी उस जायदाद का मालिक होता है जो बन रही है फ्यूचर में और आप भी उसके मालिक होते हैं। इस टर्म को इस्लामिक बैंकिंग में मुशारका कहा जाता है। मुशारका बेसिकली होता है कि अगर एक बंदा जिसके पास फंड्स की कमी है या जिसके पास पैसों की कमी है वो एक ऐसे बंदे के पास जाता है कि जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो दोनों मिलके ये तय कर लेते हैं कि यार कुछ पैसे तुम डालो कुछ पैसे मैं डालता हूं, तो हम एक कारोबार करते हैं या हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं या हम एक जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसके बाद जो दोनों फरीक होते हैं वो इस बनने वाली प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। तो जो भी मुनाफा या जो भी नुकसान होगा तो वो दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के जरिए अपने घर को फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो वो बेसिकली किस बेस पे काम करता है। तो वो बेसिकली इसी मुशारका की बेस पे काम करता है जिसको डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। डिमिनिशिंग मुशारका ये होता है कि मुशारका का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम गुजरने के साथ साथ खत्म होता जाता है। जो प्रॉपर्टी होती है वो बैंक से निकल के उस बंदे के नाम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर के लिए लोन लेने इस्लामिक बैंक गए हैं, तो अगर आपके पास जमीन मौजूद है, फॉर एग्जांपल वो 50 लाख की जमीन है, तो अब आप बैंक को कहते हैं जी मुझे इसके ऊपर घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो इस्लामिक बैंक कभी भी आपको पैसे नहीं देता। वो आपको कहता है आपको घर बनाना है तो चले ठीक है, आओ मेरे साथ जो है वो पार्टनरशिप कर लो, आपके पास 50 लाख की जमीन है, मैं भी आपको 50 लाख देता हूं, हम इसके ऊपर घर बनाते हैं। तो जब घर बन जाता है तो उसकी फिर एक मार्केट वैल्यू लगवाई जाती है। अब बेसिकली वो बंदा जो इस्लामिक बैंक के पास लोन लेने के लिए गया हुआ है और वो बैंक, वो दोनों इस प्रॉपर्टी के 50-50 के पार्टनर्स होते हैं। अब डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होता है कि बैंक अपना जो 50% है या 50 लाख जो आपको उसने दिया होता है उसके हिस्से कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 साल के लिए लोन लिया है तो वो बैंक क्या करता है 10 साल को के महीने बना लेता है जो कि 120 बनते हैं। तो अपना लोन जो उसका 50 लाख का लोन होता है उसको 120 पे तकसीम करके उसकी एक किस्त बना लेता है। बैंक अपने जो हिस्सा है उसको यूनिट बना लेता है। दूसरा जो है वो आप उस घर को यूज कर रहे होते हैं तो बैंक आपसे रेंट लेता है।
तो बेसिकली आपको दो पेमेंट करनी होती है, एक पेमेंट जो रेंट की करनी होती है, दूसरी पेमेंट जो है वो बैंक के हिस्से की करनी होती है। अब जैसे जैसे आप बैंक का हिस्सा परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे वो हिस्सा 50,000 रुपया बनता है, अगर आप 50,000 रुपया उसको दे के उसका हिस्सा परचेज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेंट की अमाउंट कम होती जाती है, और एक टाइम आता है जब 10 साल के बाद आप उस बैंक को रेंट की अमाउंट भी दे देते हैं और उसके जितने भी हिस्से बनते हैं वो एक एक करके परचेज करके बैंक को वो भी पैसे दे देते हैं। तो एट द एंड 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 20 साल के बाद जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद जो है वो घर आपका हो जाता है। तो ये बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग का रूल है कि इस्लामिक बैंकिंग कभी भी आपको पैसे नहीं देता कि आप जाओ प्रॉपर्टी के एवज ये पैसे ले लो, खुद ही करो, खुद ही कारोबार करो, खुद ही मकान बनाओ, तो इसमें मेरा नुकसान में तो मैं हिस्सेदार नहीं हूं, हाँ अगर फायदा होगा तो मैं हिस्सेदार हूं। बल्कि उसके अगेंस्ट इस्लामिक बैंक ये आपको कहता है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो मैं बराबर उसका हिस्सेदार हूं, मैं प्रॉफिट में भी हिस्सेदार हूं, मैं लॉस में भी हिस्सेदार हूं। अगर फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी को कोई लॉस हो जाता है या उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाता है तो इस्लामिक बैंक जिसके साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो भी बराबर का हिस्सेदार होता है इस लॉस को बियर करने के लिए या इस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए। जी तो ये इस्लामिक हाउस फाइनेंस के कुछ फीचर है जिसमें हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट है, मैक्सिमम फाइनेंस अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी है, मतलब जो प्रॉपर्टी आप बैंक के पास लेके जाते हैं कि जिसके बदले में मुझे लोन चाहिए उसके ऊपर वो मैक्सिमम फाइनेंस आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको इस्लामिक इंश्योरेंस की भी सहूलत दी जाती है। उसको इस्लामिक इंश्योरेंस को बेसिकली तकाफुल कहा जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बैंक के साथ उसकी प्रॉपर इंश्योरेंस होगी। दूसरा ये है कि उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट आप अपनी मर्जी की इंस्टॉलमेंट रख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट एंड रेगुलर रिड्यूसिंग मंथली रेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिस तरह बैंक का हिस्सा परचेज करते जाएंगे आपके रेंट में कमी आती जाएगी क्योंकि आप ज्यादा के मालिक होते जाएंगे। जब आप 100% उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बैंक आपको ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, अब आ जाता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन शख्स जो है वो मीजान होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है या मीजान हाउस फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहला है जी पाकिस्तानी नेशनल, जो भी पाकिस्तानी नेशनल है चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है या चाहे वो पाकिस्तान के बाहर रह रहा है वो इसके लिए एलिजिबल है जी। तो अब आ जाता है इसमें एज का कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसकी एज 25 ईयर होनी चाहिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 65 होनी चाहिए। अब इसमें को एप्लीकेंट है, जिस तरह आपने देखा होगा एक कोई भी आप अपना प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें एक जो है वो मेन बंदा होता है जिसके नाम होता है, दूसरा के उसका बेनिफिशियरी होता है कि अगर इन केस अगर इस बंदे को कुछ हो जाए तो दूसरा बंदा जो है वो उसकी बेस के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखेगा। उसकी एज जो है वो कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 70 साल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कस्टमर और एप्लीकेंट आ जाता है। इसमें प्राइमरी एंड को एप्लीकेंट अलाउड, और उसमें जो को एप्लीकेंट है वो जो प्राइमरी कस्टमर है उसका फैमिली मेंबर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इनकम एक बंदे की कितनी होनी चाहिए कि उसको एक हाउस फाइनेंस मिल सकता है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसकी कम से कम जो है वो 40,000 रुपया इनकम होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपका स्पाउस जो है यानी कि अगर आपकी वाइफ जो है वो भी काम करती है तो उनकी 100% इनकम भी जो है वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगी। तो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है तो उसकी इनकम कम से कम जो है वो 75,000 होनी चाहिए एक महीने की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेन्योर है, अगर वो बंदा जॉब करता है तो उसकी कम से कम जॉब का टेन्योर जो है वो 2 साल गुजर चुका हो, मतलब उस बंदे ने 2 साल के लिए लगातार जॉब की हो। या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस जो है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। तो ये बेसिकली इनका क्राइटेरिया है कि जो ये बंदा क्राइटेरिया मीट करता है वो इस इस्लामिक होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इस्लामिक हाउस फाइनेंस में बैंक प्रोवाइड करता है। इसमें आ जाता है इजी बायर कि अगर आप जो है कोई नया घर खरीदना चाहते हैं विद लैंड यानी कि पूरे का पूरा घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। या अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मतलब आपकी जमीन अपनी है आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। या अगर आपके पास एक घर बना हुआ है ऑलरेडी तो उसकी आप रेनोवेशन करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। या अगर जो है वो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब अपना एक घर दे के जो है वो दूसरा कोई घर लेना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। और अगर आपके पास एक घर मौजूद है या फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉपर्टी है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है।
तो बेसिकली इसकी पेमेंट के जो है वो दो तरीके हैं। एक तरीका जो है वो यूएमआई मॉडल है, दूसरा तरीका जो है वो सेटअप मॉडल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी बैंक की इन्वेस्टमेंट है वो बैंक जो है अपने हिस्से कर लेता है जितने साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 साल के महीने बनाए तो 120 महीने बनते हैं। तो बैंक आपको कहता है कि मेरी ये जो है इन्वेस्टमेंट है इसको मैं 120 महीनों में तकसीम कर लूंगा। मतलब हर महीने तुम एक यूनिट जो है वो परचेज कर लेना और जो रेंट है वो उसी हिसाब से कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक का 50% हिस्सा है तो उसका रेंट ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है 2 साल 3 साल तो उसमें अगर आपने बैंक के यूनिट को परचेज कर लिया है तो आप ज्यादा के मालिक हो गए हैं। जब आप ज्यादा के मालिक हो गए हैं तो ऑब्वियसली बैंक का रेंट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप बैंक के हिस्से परचेज करते जाते हैं बैंक का शेयर भी कम होता जाता है और जो रेंट की अमाउंट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो इस यूएमआई मॉडल में आता है कि आप हर महीना बैंक का एक यूनिट जो है वो परचेज करते हैं। इसमें यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द फाइनेंस पीरियड। यूएमआई मॉडल के अंदर आप जो है वो हर महीने बैंक का एक यूनिट परचेज करते थे, लेकिन इसमें ये फर्क है कि जो फॉर एग्जांपल आपका 10 साल का एग्रीमेंट है तो पहले 5 साल आप हर महीने बैंक का एक यूनिट परचेज करेंगे, तो उससे अगले साल जो है जितने भी साल होंगे तो उस साल आप बैंक के जो है वो 2 यूनिट परचेज करेंगे। जी, तो अब आपने जिस तरह पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर आ जाता है। तो सबसे पहले आपने एक मीज़ान बैंक का फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है, फिल करके और साइन करके। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी मीज़ान बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है वो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। आप यहाँ पे उसकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मीज़ान बैंक जो है वो आपका रेजिडेंशियल या ऑफिस का एड्रेस वेरीफाई करेगा। उसके बाद अगर आपने बोला हुआ है कि आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है तो मीज़ान बैंक आपकी दी हुई तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो क्रॉस चेक करेगा कि आया वाकई आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपकी सैलरी इतनी है या आपकी जो मंथली इनकम है, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी मंथली इनकम इतनी है। तो ये मीज़ान बैंक पहले सारा कुछ चेक करेगा। उसके बाद आपने जो भी अपनी प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट मीज़ान बैंक को दिए होंगे वो जाके वो अपनी लीगल टीम के जरिए उसको वेरीफाई करेगा कि आया वाकई ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये प्रॉपर्टी में कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद मीज़ान बैंक जो है वो एक बंदा अपॉइंट करेगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक कर सके। अगर आपने बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है तो मीज़ान बैंक जो है वो उस बंदे को अपॉइंट करेगा या कोई एजेंसी को अपॉइंट करेगा कि वाकई की ये जो प्रॉपर्टी इसने हमें दी है क्या उसकी वाकई वैल्यू 50 लाख है या कम तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू का पता लगाने के लिए मीज़ान बैंक एक एजेंसी को हायर करेगा। यहाँ तक आपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको फुलफिल कर लिया। उसके बाद मीज़ान की तरफ से आपको एक लेटर इशू हो जाएगा। उसके बाद आपने मीज़ान बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है। अब अपना अकाउंट ओपन करने के बाद तमाम स्टेप मुकम्मल करने के बाद अब आप इस स्टेप के ऊपर आपका और बैंक का एग्रीमेंट साइन होगा इस्लामिक हाउस फाइनेंस का। तो उसके बाद ये पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आके मीज़ान बैंक ऑफिसर और उनका ऑथोराइज्ड लायर जो है वो अगर आपने कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो उस ऑफिस में जाके और जो बंदा प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं बजाय इसके घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर या कोई घर परचेज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन के बाद उसको मीज़ान बैंक जो है वो जितना भी उसकी अमाउंट बनती है वो ट्रांसफर कर देगा और जो है वो आपका और उसका मीज़ान बैंक का एक लीगल एग्रीमेंट वजूद में आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है एट द एंड मैंने आपको बताया था कि आप खुद भी घर बैठे हुए मीज़ान बैंक कैलकुलेटर के जरिए अपनी जो भी फाइनेंस आपको चाहिए उसकी किस्त भी चेक कर सकते हैं, उसका रेंट भी चेक कर सकते हैं कितना पड़ेगा और उसके ऊपर कितनी इंश्योरेंस आपको अदा करनी होगी। जी, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक कैलकुलेशन बना के रखी हुई है कि मुझे 50 लाख तक की अमाउंट का लोन चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने पहला 1 साल, ये मैं आपको डिटेल यहाँ पे दिखा देता हूं, ये ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए है। तो पहले साल जो है वो हमने सिर्फ उसका रेंट उसे देना है, 50 लाख की अमाउंट का रेंट उसे देना है। बैंक का कोई शेयर भी हम परचेज नहीं कर रहे। और ये अमाउंट जो है ये इंश्योरेंस की अमाउंट है 1242 रुपए। तो यहाँ बैंक के जो यूनिट है वो 108 ही है, ठीक है, क्योंकि पहला साल हम कोई यूनिट नहीं परचेज कर रहे तो 108 यूनिट है, हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम पहले साल भी यूनिट परचेज कर रहे होते तो यहाँ पे यूनिट की तादाद 120 होती तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती। अब दूसरे साल के पहले महीने में हम ये उसको रेंट दे रहे हैं
और उसके साथ उसका एक यूनिट परचेज कर रहे हैं। और इंश्योरेंस तो हम जैसे ऑलरेडी देते हैं, तो ये हमारी टोटल अमाउंट है। अब यहाँ पे देखें, ये जो मीजान बैंक ने जो इन्वेस्ट किया हुआ था, इसमें से ये इतने पैसे कम हो गए हैं। अब यहाँ पे उसका यूनिट भी एक कम हो गया है। अब अगर हम दूसरे महीने में आते हैं तो ये देखें, एक यूनिट हमने मीजान बैंक का परचेज कर लिया था, तो ये हमारा रेंट भी कम हो गया, उसके बाद हमारी इंश्योरेंस भी कम हो गई, और यहाँ आके मीजान बैंक के यूनिट जो है वो कम हो गए। अगर हम एंड पे आए तो अगर हम 10 साल पूरे कर लें तो ये देखें, रेंट की अमाउंट जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है और इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। यहाँ पे आके बैंक ने अपनी अमाउंट जो है वो रिसीव कर ली है। अब 10वें साल के आखिरी महीने में हमने 738 रुपए हमने उन्हें 47,046 रुपए देने हैं और बैंक की अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी। इस मौके पे आके बैंक जो है, जो हमने घर उससे फाइनेंस करवाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारी पास जमीन थी तो बैंक ने हमें घर बना के दिया था, अब वो पूरे का पूरा घर जो है वो हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली ये था आज की वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।